बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 15 एसी सर्किट्स में हमारा तकरीबन लास्ट टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनडीके टीटा वगैरह के लिहाज से भी। मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो है वो हमें इसमें हेल्प आउट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कैसे एक दूसरे के साथ बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशंस हम ये रिलेट कर सकते हैं। तो मैक्सवेल ने ये कारनामा किया है, बहुत सारे इस साइंटिस्ट ने बहुत सारे कारनामे किए हैं, जैसे वेव ने जो लाइट के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, और उस डिस्कशन में मैंने पूरा डिस्कशन आप लोगों को करवाया है फर्स्ट ईयर में। तो इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे ये एक्चुअली 4 इक्वेशंस है, लेकिन आपके बुक में 2 इक्वेशंस है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो बेसिक इक्वेशंस है उनको कंबाइन करके 4 बड़े इक्वेशंस बनाए हुए हैं टू रिलेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, बेसिकली जो मेन कंसेप्ट है इनके पीछे वो ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आएगा तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट द magnetic field, and in response the magnetic field will generate the electric field. अब ये चीज़ें, ये फिनोमेनास डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट मैथमेटिशियंस और डिफरेंट फिजिस्ट्स ने डिफरेंट लॉज और प्रिंसिपल्स पेश करते हुए इनको प्रूव किया हुआ है। जैसे फेराडेज लॉज है, कूलम्स लॉज है, एम्पेयर्स लॉज है, लेंज लॉ है, और इसी तरह गाज लॉज है। ये तमाम लॉज जो है ये इन मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को के जो डिफरेंट फिनोमेनास है उसको ट्रीट करते हैं। तो इन लॉज को यूटिलाइज करते हुए मैक्सवेल ने ये दो, आपके बुक के अकॉर्डिंग ये 2 इक्वेशंस जनरेट किए हुए हैं। अच्छा, इन इक्वेशंस को पहले देखे इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते, फिर इसको डिराइव भी करते और इनका मतलब भी आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे अगर हमारे पास डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगा तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। सिंपल इस इक्वेशन का तो ये मतलब है। बाकी ये सब चीज़ें क्या है ये भी आप लोगों को फिर बता दूंगा। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म। तो ये बेसिक 2 लॉज जो है हमें ये बताते हैं कि ये दोनों लॉज कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिज्म। ये तो इनका समराइज फॉर्म में इसका एनालिसिस है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को देखते हुए डिराइवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप लोग। डिराइवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपल है। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे, आप लोग गौर करें, ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ है ये और ये साउथ है, और इसको हम मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं आगे पीछे, और यहाँ पे एक लूप पड़ा हुआ है, एक लूप पड़ा हुआ है, और इस लूप से इस मैग्नेट के जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो पास हो रहे हैं। और वो जब पास हो रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी ज़्यादा और कभी कम हो रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ताकि आप लोग को फिर समझ आए। ये लाइंस जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के हैं, ये लाइंस कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा और कभी कम पास हो रहे हैं इस लूप से।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज हो रहे हैं और इस कॉइल से पास हो रहे हैं, तो आपको मैं ये सब टॉपिक्स और ये सब जो कंसेप्ट से डिटेल से करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में या पिछले वीडियोस में भी आप लोग देख सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो। यानी क्लेरिफिकेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ें फिर दोबारा मैं इतना डिटेल से नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग को समझ आ रही है? अच्छा, तो ये जब पास होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। बहरहाल आप इस एरिया को अगर देखेंगे तो ये एरिया जो है, ये इसका जो नॉर्मल है वो ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हो रहा है या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नीचे की तरफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नीचे की तरफ है। तो एक तो ये बात ध्यान में रख के, ये जो एरिया है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री 180 डिग्री है, सॉरी। आप लोग देखें यहाँ पे इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री, यानी नॉर्मल ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 180 डिग्री। इसका हमें ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग इसको गौर से देखें। इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे हमारे पास करंट जनरेट हो जाएगा या वोल्टेज पैदा हो जाएगा या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा हो अक्रॉस द लूप, तो उधर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जनरेट हो जाएगा, या वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा, या करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, या चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन या चार्ज वो मूव करना शुरू कर देगा। तो ये सब बातें, ये सब, इन सब का मतलब एक ही है, ये फॉर सेक ऑफ इजीनेस और अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप लोग एक और चीज को गौर कर सकते हैं कि डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फिर डिराइवेशन फिर आसान हो जाएगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे जो करंट जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो कि डिटेल से समझा चुका हूँ आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट है वो ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा कि उसकी वजह से जो दूसरा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो आप लोग अगर गौर करें तो ये जो मैग्नेटिक जो करंट है वो इस एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा, ताकि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट की वजह से वो किस डायरेक्शन में हो, वो ऐसे डायरेक्शन में हो कि इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को परस करे। ये मेरे पास ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी, तो इसको अपोज करे। तो अब गौर करें, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो तब जो है वो नॉर्थ ऑफ द नेक्स्ट जो न्यू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे गौर करें, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो ऊपर की तरफ होगा, यानी नॉर्थ उसका नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा। तो देखो इसका नॉर्थ जो है नीचे की तरफ और इसका नॉर्थ ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास, चले मैं इसको इस रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास वो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है वो इसके अपोजिट होगा। तो इसमें फैराडे लॉ भी आ गया और लेंज लॉ भी आ गया। तो ये डायग्राम हमारे पास दोनों लॉस को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, डिराइवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए आप लोग देखें, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, गौर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आप डिराइव कर रहा हूं, फैराडेज लॉ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल्स टू माइनस एन डिल बी डिवाइडेड बाय
डेल टी। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। और चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी वजह से चेंज होगा तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा जी, ये लेट सपोज हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। लेट नंबर ऑफ लूप्स जो है वो 1 है और ईएमएफ के बजाय मैं वी पुट कर देता हूं। नो, नंबर ऑफ लूप्स जो है वो 1 है और ईएमएफ जो है वो वी है। लेट सपोज इसके बजाय मैं वी पुट कर देता हूं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 विल बिकम v इज इक्वल्स टू, माइनस रह जाएगी इसके बजाय, अगर 1 पुट कर लूंगा तो वापस 1, और ये बन जाएगा डेल चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों को पता है बाय डिफिनीशन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो हमारे पास बी डॉट ए के बराबर है। तो यहाँ पे मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब आप लोग गौर करें, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे एरिया नॉर्मल ऑफ द एरिया ऑफ दिस लूप इज अपवर्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो नीचे की तरफ है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, so the angle here is 180, so I will put here 180, so flux B will equals to BA cos 180, और cos 180 जो है, चले मैं लिख देता हूं इधर, cos 180 जो है वो हमारे पास किस चीज के बराबर है, -1 के, ये -1 के बराबर। तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो हम लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए इंटू -1, और सिंपली फ्लक्स जो है वो हमारे पास है माइनस बी ए। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन 3। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या हो जाएगा, आप लोग देखें, v इज इक्वल टू माइनस, और ये डेल अपनी जगह पर, और इसके बजाय मैं पुट कर देता हूं, चले डेल बाई डेल टी अपनी जगह पर अलहदा लिख देता हूं, और b प्लस b के बजाय मैं लिख देता हूं माइनस बी ए, माइनस बी ए। तो आप गौर करें, v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये डेल बाई डेल टी इंटू बी ए बन जाएगा। अब और गौर करें कि यहाँ पे जो V इंड्यूस्ड हुआ है या EMF इंड्यूस्ड हुआ है वो एरिया में चेंज होने की वजह से नहीं है, क्योंकि लूप या कॉइल की जो एरिया है वो कांस्टेंट है, उसको हम नहीं छेड़ते, यानी ना ज्यादा करते हैं ना कम करते हैं। इस वजह से ये ए जो है ये बाहर ले आता हूँ, इसके ऊपर ये चेंज इंडिकेटर नहीं लगेगा। तो ए अपनी जगह पर और डिल बी डिवाइडेड बाई डिल टी लिख देता हूँ। तो अब गौर करें, v इज इक्वल्स टू ए इंटू डिल बी डिवाइडेड बाई डिल टी। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये जो हमारे पास v की वैल्यू आ गई है, ये हमने बाय द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ या डिराइव किया है या अचीव किया हुआ है। अब बाय डिफिनीशन जो है हमारे पास v किस चीज के बराबर है, यानी अगर आप गौर करें बाय डिफिनीशन v जो है वोल्टेज या ईएमएफ वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन per unit charge. Let's suppose this is our equation number 5, and we know by definition work is equal to F dot D, or W is equal to FD cos of theta. अब यहाँ पे अगेन आप गौर करें, here in this equation, let चले कर देते हैं, let this is equation number 6. Here in equation number 6 F is actually the electric force, and D is the circumference of this coil or this circle.
which is equals to 2 pi r, 2 pi r, एंड थीटा जो है यहाँ पे वो हमारे पास 0 के बराबर है। कैसे? अब गौर करें, यहाँ पे अगर कोई चार्ज इस तरह मूव कर रहा है, यानी करंट इस तरह मूव कर रहा है, तो जब करंट इस तरह मूव कर रहा है तो ये चार्ज इस डायरेक्शन में इसलिए जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, चार्ज भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट इस वजह से इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ द चार्ज है वही हमारे पास डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है और जो फोर्स है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इस वजह से जो उनके पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 है। इस वजह से अगर मैं हियर इन इक्वेशन 6 एफ के बजाय एफ ई पुट करूं और डी के बजाय 2 पाई आर पुट करूं और थीटा के बजाय एंड थीटा इज इक्वल टू, चले मैं इधर सिर्फ सिंपल ये लिख दू, पुट these all things, f is equal to this, theta is equals to 0, f is equal to fe and d is equal to 2 pi r in equation नंबर 6। क्यों? उसकी जो रीजन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो w इस इक्वेशन में आप लोग ये सारी वैल्यूज पुट कर ले, थीटा ये पुट करे, ये f पुट करे और ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो पुट करे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस जब हम आएंगे तो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम कवर कर चुके होंगे, डिस्टेंस एक्चुअली वो हमारे पास 2 पाई आर होगा। तो आप लोग और करें, w इज इक्वल्स टू एफ ई इंटू 2 पाई आर काज 0, और काज 0 चूंकि 1 के बराबर है तो w इज इक्वल टू एफ ई इंटू 2 पाई आर बन जाएगा सिंपल। यानी काज 0 के बजाय अगर मैं इधर 1 पुट करूं तो ये हमारे पास एफ ई इंटू 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसमें जो W की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर दिया, W इज इक्वल टू एफ ई 2 पाई आर, ये फाइनल वैल्यू है W की। ये वैल्यू जो है अब हम पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन नंबर 5, यानी 7 को 5 में पुट करें तो V इज इक्वल्स टू एफ ई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई Q। हियर अगर आप लोग और करें तो ये जो F और Q है ये हमारे पास इंटेंसिटी के बराबर है। और करें आप लोग, E इज इक्वल्स टू F और Q, हमने ये डिटेल से पढ़ा है कि इंटेंसिटी जो है वो किसी फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके बजाय मैं पुट कर लूंगा V इज इक्वल टू E 2 पाई R। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। नाउ ये हमारे पास वोल्टेज का डिफिनीशन है, और अब और करें जितने भी इक्वेशंस यहाँ पे बन रहे हैं 1 2 3 4 5 ए बी सी एटसेट्रा, ये तमाम ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से या एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत बेसिक्स एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो ये V यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है, यानी अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 8 को देखूं तो ये दोनों हमारे पास V की फाइनल वैल्यूज है। मतलब ये अकॉर्डिंग टू फेरेडे वोल्टेज का जो वैल्यू है वो बन रही है, और ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द वर्क एंड द वोल्टेज ये वैल्यू बन रही है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं कंपेयर करूं, यानी इक्वेशंस को कंपेयर करूं, तो आप लोग और करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 ये वाला एंड इक्वेशन 8, ये भी V है, ये भी V है। इस वजह से हमारे पास ये 8 और 4 जो है वो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि
ये पहले लिख देता हूँ 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, और ये बाद में लिख देता हूँ ए इंटू डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी। ई को अपनी जगह पर छोड़ दे और 2 पाई आर को उधर अगर शिफ्ट कर दूं तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बाई 2 पाई आर इंटू डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी। अब गौर करें, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन which is devised by Maxwell. So E is equal to A by 2 pi R del B by del T. So finally E is equals to A by, सिंपली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगेन, A by 2 pi R into del B divided by del T. ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने आप लोगों को करवाया, समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आप अगर डायग्राम को देखें तो ये एरिया जो है, ये एरिया ऑफ द जो कॉइल है इसका है। 2 पाई आर जो है ये इसका सरकमफ्रेंस है या वो कांस्टेंट है इसमें। आर इसमें रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लोग गौर करें तो ये वो रेडियस है। तो कोई इसमें कुछ चेंज चीज़ें नहीं है, बहरहाल याद भी रखें ये। और ये चेंज इन फ्लक्स या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो तो आप लोग को मैंने बता दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड कभी ज़्यादा कभी कम होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा, वो जवाब में दूसरा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और उसका डायरेक्शन ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, वो लेंज लॉ शो करेगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम इसको स्टार्ट करेंगे और फैराडेज लॉ से हम एक वोल्टेज का एक वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बाय डेफिनेशन एक वोल्टेज की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने से हमें मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हासिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई सबको? अच्छा, नमाज का टाइम है तो इस वजह से ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है ये थोड़ा वक्त के बाद कर लेंगे। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच।